नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आचार संहिता उल्लंघन मामले में पप्पू यादव पर एफआईआर दर्ज। वैशाली में कटाव पीड़ितों को दी थी आर्थिक मदद, बोले टिकट के चक्कर में व्यस्त है नेता। विमेंस वर्ल्ड कप, साउथ अफ्रीका की भारत पर लगातार तीसरी जीत, 3 विकेट से जीता मैच। क्लर्क बोलवार्ट के अर्धशतक काम न आई, ऋचा घोष की पारी। 3 दिन बाद माने चिराग पासवान, एनडीए में सीट शेयरिंग लगभग फाइनल, बोले जहां पीएम वहां मेरे सम्मान की कोई बात नहीं, सभी बातों को पहले क्लियर करना जरूरी। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र से 8 हफ्तों में जवाब मांगा था। 6 साल पहले धारा 370 हटाई गई थी। ट्रंप को शांति का नोबेल मिलेगा या नहीं, फैसला आज। मस्क, इमरान और पोप फ्रांसिस भी दावेदार, गांधी की हत्या के साल किसी को नहीं मिला था। वैशाली में पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। ये कार्यवाही सहदेई प्रखंड के गनियारी गांव में कटाव प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता बांटने के आरोप में की गई है। सांसद पप्पू यादव ने गनियारी गांव पहुंचकर कटाव पीड़ितों और स्थानीय ग्रामीणों से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने लोगों को 2000 से 3000 रुपए की आर्थिक मदद की, ऐसी खबर है। कैमरे में साफ देखा गया है कि एक सूची से नाम पढ़कर लोगों को पैसे दिए जा रहे थे। इस घटना के बाद पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें निर्वाचन आयोग का कोई डर नहीं है और आयोग जो चाहे वो कर सकता है। उन्होंने क्षेत्रीय सांसद चिराग पासवान और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय पर भी निशाना साधा। यादव ने आरोप लगाया कि बड़े नेता टिकट के चक्कर में व्यस्त हैं और कटाव पीड़ित परिवारों से मिलना जरूरी नहीं समझते, इसलिए मैंने उनकी आर्थिक मदद की थी। साउथ अफ्रीका ने विमेंस वर्ल्ड कप में भारत पर लगातार तीसरी जीत दर्ज की है। टीम ने गुरुवार को भारतीय टीम को 3 विकेट से हराया। ये इस वर्ल्ड कप में भारत की पहली हार है, जबकि साउथ अफ्रीका ने दूसरा मुकाबला जीता है। विशाखापट्टनम में साउथ अफ्रीका ने 252 रन का टारगेट 48.5 ओवर में 7 विकेट खोकर चेस कर लिया। टीम ने 81 रन के स्कोर पर 5 विकेट गंवा दिए थे। यहां से कप्तान लॉरा बोलवार्ट ने क्लो ट्रायोन के साथ छठे विकेट के लिए 97 बॉल पर 61 रन की साझेदारी करके बिखरती पारी संभाली। वो 111 बॉल पर 70 रन बनाकर आउट हुई। बॉलवार्ट के आउट होने के बाद क्लो ट्रायोन ने नदीन डी क्लर्क के साथ 7वें विकेट के लिए 69 रन की साझेदारी की। आखिरी में क्लर्क ने आया बोंगा खाका के साथ 18 बॉल पर 41 रन नाबाद साझेदारी करके अपनी टीम को जीत दिला दी। इससे पहले टॉस हारकर पहले बैटिंग कर रही भारतीय टीम 49.5 ओवर में 251 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। एक समय भारत के 6 विकेट 102 रन पर गिर गए थे। इसके बाद विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष ने 77 गेंदों पर 94 रन की पारी खेली, टीम को संभाला, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सकी। सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में मंथन जारी है। दिल्ली में आज चिराग पासवान और नित्यानंद राय की आधे घंटे तक मुलाकात हुई है। इसके बाद चिराग पासवान ने कहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत अंतिम दौर में है। सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में हलचल तेज है। दिल्ली में आज यानी शुक्रवार को चिराग पासवान और नित्यानंद राय की आधे घंटे तक मुलाकात हुई। इसके बाद सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई कि आखिर क्या खिचड़ी पक रही है। इसके बाद चिराग पासवान ने कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत अंतिम दौर में है, हम लोग सब चीजें पहले ही क्लियर कर ले रहे हैं। सम्मान पूर्वक डिमांड माने जाने के सवाल पर चिराग ने कहा कि जहां मेरे प्रधानमंत्री मोदी हैं, वहां कम से कम मुझे मेरे सम्मान के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। वहीं नित्यानंद राय ने कहा कि जल्द ही सारी बातें फाइनल हो जाएगी। आज की मुलाकात के बाद दोनों नेता मुस्कुराते हुए बाहर निकले। चिराग की बातों से क्लियर हो रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर जो पेच फंसा हुआ था वो शायद अब निकल चुका है। ये भी कहा उन्होंने कि हम सारी चीजें क्लियर कर लेंगे। इसका मतलब ये साफ नजर आ रहा है कि अब शायद हो सकता है कि डिमांड मानी जा चुकी है चिराग पासवान की तरफ से और उनकी नाराजगी थोड़ी बहुत कम हो रही है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री मोदी का हवाला देते हुए ये कह रहे हैं कि किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है और सारी चीजें बिल्कुल ठीक है। अब देखना यही होगा कि आगे बातचीत से और कितने हल निकलकर सामने आते हैं।
सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के मामले से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुनवाई होने वाली है। इससे पहले 14 अगस्त को हुई सुनवाई में कोर्ट ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से 8 हफ्तों के अंदर लिखित जवाब मांगा था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए ये कहा था कि जम्मू कश्मीर की जमीनी हकीकत और पहलगाम जैसी आतंकी घटनाओं को अनदेखा नहीं किया जा सकता। दरअसल 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाने के बाद केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश बनाया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के फैसले को चुनौती दी गई। दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य से आर्टिकल 370 हटाने और विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करने को सही माना था। तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह कहा था कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर का राज्य दर्जा बहाल करेगी। सरकार चुनावों के बाद राज्य का दर्जा बहाल करने के वादे पर काम कर रही है, ये भी सरकार की तरफ से कहा गया था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आज बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आज शांति के नोबेल पुरस्कार की घोषणा होगी। इस बार 338 उम्मीदवार बताए जा रहे हैं नोबेल पुरस्कार के लिए, जिनमें 244 लोग और 94 संगठन शामिल हैं। इन सब में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सबसे ज्यादा चर्चा में है। वो कई बार कह चुके हैं कि उन्हें ये पुरस्कार मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने भारत पाकिस्तान समेत 7 युद्ध रुकवाए हैं। हालांकि भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर भारत अपनी प्रतिक्रिया पहले ही साफ कर चुका है कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे से संतुष्ट नहीं है और ना सहमत है। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि ट्रंप की जीत की संभावना कम है। अन्य नामों में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान, टेस्ला सीईओ एलोन मस्क, मलेशियाई पीएम अनवर इब्राहिम और पोप फ्रांसिस शामिल हैं। बताया जा रहा है कि विजेता को 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना सोने का मेडल और सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर एक से ज्यादा लोग जीतते हैं तो ये प्राइज मनी उनके बीच बंट जाती है। पुरस्कार 10 दिसंबर को ओस्लो में दिए जाएंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना आज जारी हो जाएगी। इसके साथ ही पहले चरण की 121 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन प्रक्रिया सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगी। उम्मीदवार इस महीने की 17 तारीख तक अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं, ऐसी खबर है। अगले दिन नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर बताई गई है। चुनाव आयोग ने नामांकन केंद्रों के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के लिए विशेष निर्देश जारी किए हैं। नामांकन परिसर के अंदर या आसपास भीड़ भाड़ की अनुमति नहीं होगी, ये सीधे सीधे निर्देश हैं। उम्मीदवार के साथ सिर्फ और सिर्फ 3 वाहन और प्रस्तावक समेत अधिकतम 5 व्यक्ति ही जा सकेंगे। पूरी नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी, ऐसी भी खबर है। सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में मंथन जारी है। गठबंधन में सीट बंटवारे के मुद्दे पर अंतिम सहमति बनाने की कोशिश में बीजेपी फिलहाल जुटी हुई है और इसी कड़ी में लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और हम के प्रमुख जीतन राम मांझी को मनाने की कोशिश जारी है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के बिहार प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान खुद चिराग पासवान के घर उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी वहीं पे मौजूद थे। इससे पहले चिराग पासवान से मुलाकात करके नित्यानंद राय 2 बार उनके घर पहुंचे थे। मुलाकात के बाद दोनों प्रमुख नेताओं से मीडिया से भी बातचीत हुई। इस दौरान नित्यानंद राय ने कहा कि ऑल इज वेल। चिराग पासवान ने भी दबी जुबान में भरी हामी भरते हुए ये कह दिया कि जल्द बताएंगे। पसंदीदा सीटों को लेकर लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान दोहरी रणनीति पर चल रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी भी काफी नाराज नजर आ रहे थे। हालांकि ये बात भी सच है कि चिराग पासवान के साथ जो भी मीटिंग हुई है उसमें ये खुलकर सामने आया है कि चिराग पासवान की नाराजगी जो है वो अब थोड़ी कम हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखने वाली बात होगी कि जीतन राम मांझी को जितनी सीटें ऑफर की जा रही है एनडीए की तरफ से, वो अपनी सीटों पर सहमत होते हैं या फिर नहीं, उन आंकड़ों पर सहमत होते हैं या फिर नहीं। सीट बंटवारे को लेकर राजद और कांग्रेस के बीच तल्खी बढ़ गई है। कांग्रेस ने राजद को जल्द से जल्द बंटवारे का अल्टीमेटम दे दिया है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 13 अक्टूबर से कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को उतारना शुरू कर देगी। इधर यह भी कहा जा रहा है कि बाहुबली अशोक महतो को राबड़ी आवास से एंट्री नहीं मिली। वो तेजस्वी यादव से मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन राबड़ी आवास का दरवाजा बंद कर दिया गया। इधर जदयू के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा राजद ज्वाइन कर सकते हैं। उन्हें धमदाहा में मंत्री लेसी सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी करवाई जा रही है। चर्चा ये भी है कि संतोष कुशवाहा आज दोपहर में राजद का दामन थाम सकते हैं। संतोष कुशवाहा 2 बार लगातार पूर्णिया से सांसद रहे हैं। पिछला चुनाव पप्पू यादव से वो हार गए थे। अब बताया ये जा रहा है कि संतोष कुशवाहा की मुलाकात तेजस्वी यादव से हुई है। ऐसी चर्चा भी है कि जदयू उन्हें मनाने में जुटी हुई है।
खबर यह भी है कि महागठबंधन में सीट बंटवारे का पेच फंसा हुआ है। मुकेश सहनी 20 सीट पर अड़े हुए हैं और आरजेडी इस पूरे महागठबंधन में सीट शेयरिंग के लिए करता धरता मानी जा रही है। जितनी सीटें वो कांग्रेस, जितनी सीटें मुकेश सहनी को देगी उस पर ठप्पा लग सकता है, लेकिन कितनी सीटें किसको मिलेगी अभी इसकी घोषणा होनी बाकी है, जिस बात का इंतजार किया जा रहा है। पाकिस्तान को अमेरिका से अमराम मिसाइल नहीं मिलने जा रही है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका ने उन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है जिनमें यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को नई अमराम मिसाइलें मिलेंगी। व्हाइट हाउस का कहना है कि मीडिया में तरह तरह की खबरें चल रही है कि अमेरिकी अमराम मिसाइलें पाकिस्तान को देने जा रहा है, लेकिन इन खबरों को कोई सच्चाई नहीं मानता। ये खबरें बिल्कुल सच्ची नहीं है, ये अमेरिका कह रहा है। AIM-120 एडवांस मीडियम रेंज की हवा से हवा में मार करने वाली ये जो मिसाइल है, इसको लेकर अखबार में खबर छपी थी कि अमेरिका के युद्ध विभाग यानी DOW, जिसे पहले रक्षा विभाग कहा जाता था, उसके द्वारा अधिसूचित हथियारों के एक कॉन्ट्रैक्ट में पाकिस्तान को AIM-120 अमराम के खरीदारों में शामिल किया गया है। DOW के मुताबिक अमराम को बनाने वाली रेथियन को मिसाइल के C8 और D3 वेरिएंट के उत्पादन के लिए पहले दिए गए कॉन्ट्रैक्ट FA867523C0037 पर 41.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का नया कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। इस संशोधन की अगर बात करेंगे तो पाकिस्तान को विदेशी सैन्य खरीदारों में शामिल किया गया है और इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट का कुल मूल्य अगर देखा जाए तो 2.51 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा हो गया है। हालांकि अमेरिका ने अब साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ उनके हथियारों को लेकर ऐसी कोई डील नहीं हुई है, तो पाकिस्तान मुंह की खा रहा है, क्योंकि इससे पहले इन्हीं हथियारों को खरीदने के लिए पाकिस्तान ने बड़े बड़े दावे किए थे कि वो ये हथियार खरीदने जा रहा है। ये भी सामने आया था कि इसका सीधा सीधा इस्तेमाल भारत के खिलाफ हो सकता है, मगर अमेरिका द्वारा दिया गया ये जो बयान है अब इसने पाकिस्तान के हाथ पांव फुला दिए हैं। फिलीपींस के दक्षिणी इलाके मिंडानाओ में शुक्रवार सुबह 7.6 तीव्रता का भूकंप आया है। इसके चलते सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। इससे पहले इसकी तीव्रता 7.4 बताई गई थी। फिलीपींस की भूकंप विज्ञान एजेंसी ने कई और झटकों की चेतावनी दी है। आधे घंटे में 5.9 तीव्रता और 5.6 तीव्रता के कई झटके महसूस किए गए हैं। एजेंसी का कहना है कि विनाशकारी सुनामी आने की आशंका है। सुनामी लहरों की ऊंचाई 1 मीटर से ज्यादा हो सकती है। मध्य और दक्षिणी फिलीपींस के तटीय शहरों में रहने वाले लोगों को तत्काल ऊंचे स्थानों पर ले जाने की सलाह दी गई है। फिलहाल किसी तरह के बड़े नुकसान की जानकारी नहीं है। इससे पहले 30 सितंबर को फिलीपींस के सेबू प्रांत में 6.9 तीव्रता का भूकंप आया था। इसमें 69 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि करीब 150 लोग घायल बताए गए थे। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पहाड़ों पर बर्फबारी का असर मैदानी राज्यों में देखने को मिल रहा है। हवा का रुख बदलकर उत्तरी होने से ठंड ने दस्तक दे दी है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया। सुबह सर्द हवाओं के साथ हल्का कोहरा भी छाने लगा। मध्य प्रदेश का राजगढ़ सबसे ठंडा रहा। यहाँ रात का पारा 15.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भोपाल का न्यूनतम तापमान 1.6 डिग्री सेल्सियस गिरकर 18 डिग्री पहुंच गया, जो सामान्य से 2.4 डिग्री कम है। राजस्थान के सिरोही में भी रात का तापमान 15.2 डिग्री रहा। सीकर में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री, पिलानी में 16.6 डिग्री और अजमेर में 16.9 डिग्री दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश में लगातार 4 दिन बारिश और बर्फबारी के बाद गुरुवार को मौसम साफ रहा। हालांकि कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, मंडी, कांगड़ा और शिमला में बर्फ की चादर बिछी हुई दिखाई दी। लाहौल स्पीति के केलोंग में कल सबसे कम तापमान -1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कुकू मसेरी में -0.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। शिमला में न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री और मनाली में 7.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मनाली लेह हाईवे दारचा और सरच के बीच लगातार चौथे दिन बंद रहा। कोकसर से पलचान, रोहतांग दर्रे से मनाली, कोकसर से कुंजुम टॉप तक सड़कें भारी बर्फबारी के कारण बंद रहीं। गुजरात बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा अपने राजनीतिक दौरे के तहत अंबाजी पहुंचे। अंबाजी में कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की थाप के साथ उनका स्वागत किया। स्वागत के बाद प्रदेश अध्यक्ष तुरंत अंबाजी के प्रसिद्ध मंदिर गए और माता जी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।
दर्शन के बाद अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा ने एक महत्वपूर्ण संदेश देते हुए मंदिर से ही स्वदेशी अपनाओ के पोस्टर लगाए, जिसके माध्यम से उन्होंने स्थानीय और भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देने का संदेश दिया। इस धार्मिक और जनजागरण कार्यक्रम के बाद अध्यक्ष ने अंबाजी से ही गुजरात राज्य के 4 अंचलों में संगठनात्मक दौरे की शुरुआत की है। अगर उनके इस दौरे की बात की जाए तो उनका ये दौरा 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक पूरे गुजरात में चलाया जाएगा, जिसमें वो राज्य भर में पार्टी संगठन और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करेंगे, साथ ही संगठन को मजबूत करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। जेतपुर तत्काल चौकड़ी के पास ये दुर्घटना जो है वो सामने आई है, वो भी आपको बता देते हैं। लेकिन फिलहाल ये खबर सामने आ रही है कि जगदीश विश्वकर्मा जो है वो अपने कार्यकर्ताओं से मिले और उन्होंने उनका उत्साहवर्धन किया। तत्काल चौकड़ी के पास यात्री रिक्शा पलट गया। यात्री रिक्शा पलटने से 9 यात्री घायल हुए, जिनमें युवा और वृद्ध दोनों शामिल हैं। धोराजी से जेतपुर की ओर आ रहा रिक्शा तत्काल चौकड़ी के पास पलट गया। घायलों को जेतपुर सरकारी अस्पताल ले जाया गया। घायलों की बात की जाए तो इलाज के लिए जूनागढ़ उनको रेफर कर दिया गया, क्योंकि उनकी चोटें गंभीर थी। दुर्घटना के बाद रिक्शा चालक फरार हो गया। जेतपुर पुलिस अस्पताल पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। मोडासा में एक कपड़े की दुकान में आग लगने की घटना सामने आई है। शहर के शामलाजी रोड स्थित राजवी कॉम्प्लेक्स में हुई एक घटना। कपड़े की दुकान में आग लगने के बाद धुएं का गुबार देखा गया। अज्ञात कारणों की वजह से कपड़े की दुकान में यह आग लगी, ऐसा बताया जा रहा है। जितनी जानकारी मिली है, इससे भारी नुकसान हुआ है कपड़े का, ये भी जानकारी मिली है। अग्निशमन विभाग को सूचना जैसे ही मिली, अग्निशमन विभाग सूचना मिलने के बाद 2 दमकल गाड़ियां लेकर मौके पर पहुंची और अग्निशमन विभाग ने आग पर काबू पा लिया। कोई हताहत फिलहाल नहीं हुआ है इस पूरी घटना में, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। भावनगर स्थानीय अपराध शाखा यानी LCB ने खुफिया जानकारी के आधार पर ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा लगाने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से मोबाइल फोन, कार और नकदी समेत कुल 6,52,000 रुपए का सामान जब्त किया है। प्रारंभिक पूछताछ की बात की जाए तो सामने आया है कि 18 आरोपियों के नाम इसमें शामिल हैं। पुलिस ने अब इन सभी आरोपियों के खिलाफ आगे की जांच शुरू कर दी है और ये भी पता लगाना शुरू कर दिया है कि ये ऑनलाइन सट्टा रैकेट किस हद तक फैला हुआ है। भावनगर LCB की इस कार्यवाही से सट्टेबाजों में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान ने गुरुवार रात अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तहरीके तालिबान पाकिस्तान के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक एयरफोर्स ने TTP चीफ मुफ्ती नूर वली महसूद को मारने का दावा किया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि महसूद जो है वो पूर्वी काबुल में बने एक ठिकाने में मौजूद था। वो 2018 से TTP की लीडरशिप संभाल रहा है। उस पर अफगानिस्तान में तालिबान के समर्थन से काम करने का आरोप है। पाकिस्तान ने काबुल पर ऐसे वक्त में एयर स्ट्राइक की है जब तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी 7 दिन के भारत दौरे पर आए हुए हैं और वो यहां पर 7 दिन रहेंगे। इधर टोलो न्यूज ने यह कहा है कि उसे महसूद का एक ऑडियो मैसेज मिला है, जिसमें उसने दावा किया है कि उन पर कोई हमला नहीं हुआ है। अब वक्त है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।